हेलो दी, मेरी एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन दीजिए। पूरा एक्सप्लेन किया तो कमेंट बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए सिर्फ ये बता दो कि लड़ाकू जिठानी को कैसे हैंडल करें। उसने मुझसे 1 साल से बात नहीं की है इस जिद में कि पहले मैं माफ़ी मांगूं उससे, उस गलती के लिए जो मैंने किया ही नहीं। और घर वाले भी बोलते हैं कि तुम ही झुक जाओ, लेकिन इस बार मैंने डिसाइड कर लिया है कि उसके फालतू की बात नहीं मानूंगी। बताइए कि इस सिचुएशन को अपनी तरफ से पोलाइटली कैसे हैंडल करूं, काइंडली सजेस्ट। उसका कहना है कि मैंने उससे र्यूड वर्ड में बात की, लेकिन पोक उसी ने किया था। पहले सुनाया तो था मैंने, लेकिन उससे एक बात को लेकर हमेशा लड़ते रहना कहाँ की समझदारी है। पता नहीं कैसी औरत है वो। तो देखो जी, जिनका ये क्वेश्चन है उनका नाम तो मैं नहीं लेती हूँ यहाँ पर किसी का भी। तो मैं आपको बताऊँ कि अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसी तरीके से घर में वापस से सब कुछ ठीक हो जाए या बाकी के फैमिली मेम्बर्स खुश हो जाएंगे अगर आपकी तरफ से थोड़ा सा आप झुक जाओ और बात कर लो, एंड आपको भी चाहिए कि सिचुएशन वैसी सी हो जाए कि सब लोग आपके लिए थोड़े नॉर्मल हो जाएं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उसके आगे आपको नहीं झुकना, ठीक है। और केवल बात इतनी है कि आपने उस टाइम पे बोला था कुछ गलत, जो आप भी एडमिट कर रही हो, लेकिन आपका कहना कि उन्होंने पोक किया था। तो देखो, ये रीज़न ना हमेशा बिग बॉस में बहुत आते हैं। कोई पोक करता है हमें, कर रहा है ठीक है, जब तक हम रिएक्शन एक लिमिट में देंगे तब तक वो गलत दिख रहा है कि देखो वो रिएक्शन ठीक ठाक ही दे रहा है, लेकिन ये कितना चिढ़ा रहा है, इसको कितना पोक कर रहा है। लेकिन अगर हम पोक होकर अपना आपा खो बैठते हैं और कुछ बहुत गलत बोल देते हैं या बहुत गलत कर देते हैं विद अ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड, जब हम बिग बॉस देखते हैं ना, सेकंड्स का खेल होता है। तुरंत जो पोक कर रहा था सडनली उसके आगे जिसने रिएक्शन दिया ना, वो बहुत ज़्यादा गलत पिक्चर में नज़र आने लगता है। सेम लाइफ में होता है। तो हमारा कारण क्या था रिएक्शन करने का ना, वो तब तक इम्पॉर्टेंट है जब तक हमारा रिएक्शन एक संयत है। थोड़ा बहुत हमने कुछ कहा, सुना, ठीक है, बोल के छोड़ दिया। लेकिन अगर हमने अपनी लिमिट्स उस टाइम पे क्रॉस कर दी तो हम उसका बिल उन पर नहीं फाड़ सकते कि भाई इन्होंने हमें इस हद तक पोक किया था। और अगर हम फाड़े भी अपनी तरफ से, तो जब आप 10 लोगों के सामने वो चीज़ रखोगे ना, 10 में से 8 कहेंगे कि ठीक है उसने बोला तो बहुत था, पर तूने भी ज़्यादा कर दिया। होता है। अब आपके मतलब कुल मिला के इस कहानी को सुनाने का मतलब कि देखो, आपको अगर चीज़ें ठीक करनी है तो बैकफुट पे आना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है जब आप भी एडमिट कर रहे हो और वो एक वर्ड को ऐसे पकड़ के बैठी है तो कुछ ज़्यादा गलत आपने बोल दिया हो, ठीक है। अब ये है कि अपनी कहना चाहिए आत्मसम्मान ये कह लो या अपनी सेल्फ वो कह लो कि भाई हमें नहीं झुकना किसी के आगे, उसको कैसे बचाते हुए आप झुक सकते हो। ठीक, अब ये क्या कह रहे हैं कि पहले आप माफ़ी मांगो। देखो, माफ़ी मांगना एक होता है कि हम बहुत दिल से दुखी हैं, हम पूरा कन्विंस कर रहे हैं। सिंपल शब्दों में बताऊं तो अपनी गलती को पहले बताना और फिर कहना कि मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, ये तो हो गई प्रॉपर माफ़ी। शब्दों में ही बता रही हूँ, भावनाओं पे मैं जा ही नहीं रही। केवल शब्दों में भी अगर हम डिटेल में तरीके से माफ़ी मांगते हैं कंप्लीटली, तो पहले हम अपनी गलती बताएंगे कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दो। एक होती ऊपर ऊपर से माफ़ी, जस्ट से सॉरी, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं सॉरी हूँ, बात ख़त्म हो गई। ठीक है। तो अगर आपको वो पर्पजली डिटेल में माफ़ी मांगने के लिए नहीं कहती, आप सिर्फ एक सॉरी बोलना है, एक घूंट सा भर के आप बोल दो। अगर इतना करने से आपका परिवार वापस ट्रैक पे आ सकता है, आपसे सब लोग ये ठीक हो सकते हैं कि चलो भाई उसने गलती करी तो माफ़ी मांग ली, अगर इतना कहने भर से काम चलता है। लेकिन अगर आप माफ़ी मांगने जाती हैं और वो फिर उस चीज़ को खींचती है कि तरीके से मांगो, ये करो, वो करो, देन आपको बैकफुट पे हटने मतलब हटने का पूरा अधिकार है उस टाइम पे। ठीक, पहली चीज़ कि माफ़ी एक तो मांग लो। दूसरी चीज़, ऊपर ऊपर से जो एक सिंपल एक बोलना होता है, आप उतना कर दो। उससे क्या होगा, आप पॉलिटिकली राइट हो जाओगी। और साथ ही अब आपने एक बार उसको पलट के इतना बुरी तरीके से जवाब दे दिया, 1 साल से ज़्यादा हो गया आपकी बोलचाल नहीं है, तो उम्मीद यही है अगर थोड़ी भी समझदार उसमें होगी, अपनी इज्जत थोड़ी सी प्यारी होगी, समझदारी नहीं भी होगी, तो वो आइंदा आपको उस हद तक पोक नहीं करेगी, क्योंकि उसको भी पता है रिपीटेशन हो सकता है, यहाँ से बैकफायर आ सकता है। ठीक है। और कहीं ना कहीं फ़ायदा ये हो जाएगा कि भाई आपके परिवार में अब कोई कुछ कहेगा कि देखो जी,
आप सबके कहने से, मेरे को नहीं था, मेरी गलती है, मैं नहीं मान रही थी, लेकिन आप सबकी खुशी के लिए मैंने कर ली। आगे के लिए पॉसिबिलिटी ख़त्म। अगर आगे से फिर ये चीज़ रिपीट होती है, आपके पास एक पॉइंट है कि मैंने अपने आप को एक किनारे रख के एक बार माफ़ी मांग ली, अभी दोबारा नहीं होगा ये चीज़। ठीक, तो या तो दोबारा आपके बीच में वो क्लैशेस उस लेवल तक जाएंगे नहीं, जाएं तब भी रिएक्शन करने से पहले आप ये ज़रूर कहना, ये चीज़ बिग बॉस वाली याद रखना कि भाई आपका रिएक्शन तुरंत आपको गलत ठहरा देगा, टोकने वाला सही हो जाएगा। थोड़ा कहना तेरे ना, दो लोग अगर दोनों ही गलत हो रहे हो तो ज़्यादा कौन गलत है, आदमी उसकी तरफ फिर उंगली उठाता है, तो वो चीज़ है। तो अगर वो दोबारा उस लेवल पर जाती हैं तो बजाय रिएक्शन देने के आपको दिखाना चाहिए कि अब इनका पोकिंग लेवल देख लो। फिर अगर मैं वही वर्ड बोल दूंगी तो फिर तमाशा हो जाएगा, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो वर्ड उसके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ ठीक है। तो फिलहाल यही है कि भाई अगर वापस अपनी फैमिली को ठीक करना है तो जस्ट बोल दो सॉरी। उसमें अपनी ईगो को बीच में मत लाओ कि नहीं मेरा आत्मसम्मान, या मैं जीत गई या मैं हार गई। आपको सॉरी बोलना ही इस तरीके से है कि बोल के भी आप ही बड़ी दिखो। परिवार की सुख शांति के लिए आपने अपनी अहम को, अपने ईगो को एक किनारे रखा और उनको वो दे दिया जो वो चाहती थी। अभी दोबारा अगर इस तरीके की कुछ चीज़ें आएंगी तो आप फ्री हो वापस नहीं जाने के लिए या माफ़ी नहीं मांगने के लिए। आपके पास एक पॉइंट होगा अपना बोलने के लिए, लेकिन एक बार तो आपको करना पड़ेगा फॉर योर फैमिलीज़, है ना। और अगर फैमिली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं आपको फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, और आपका मन इतना खट्टा हो चुका कि भाई कोई नाराज़ हो या कुछ हो, मुझसे नहीं झेला जा रहा, मैं तो नहीं करूँगी इससे बात, अगर वो सीन में आप पहुँच गए तो कोई बात ही नहीं है। कहने दो फिर जो कोई कुछ कह रहा, अगर हमें माफ़ी मांगनी ही नहीं है, हम कैसे भी नहीं कर सकते इतना भी कि हम सॉरी भी जाकर बोल पाएँ, इतना भी अगर हमसे नहीं हो पा रहा, हम मुश्किल में हैं, हमारे लिए लग रहा बहुत बड़ा चैलेंज है, तो इट्स ओके, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अपने आप को कहना चाहिए कुचल के। कभी किसी दूसरे को खुश करने जाओगे तो ना वो खुश हो पाएगा और ना आप खुश रह पाओगे। लेकिन अगर थोड़ा बहुत एडजस्ट करके, हम थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं, दूसरा बिल्कुल खुश हो जा रहा है, तो मेरे हिसाब से एडजस्ट कर लेना चाहिए। ठीक, आई होप कि इस तरीके की जो भी सिचुएशन, ये केवल ससुराल की नहीं है, स्टाफ में या पेरेंट्स के साथ या हर जगह, फैमिली में क्या, दोस्तों में क्या, हर रिश्ते में आएंगी कि रिश्ता बड़ा है और लोगों की खुशी कितनी इम्पोर्टेंट है और उसको पूरा करने के लिए आप किस हद तक एडजस्ट करते हो, वो झेलेबल है आपके लिए तो नहीं। इतना तो नहीं है कि आपने उनके लिए करने बैठे लेकिन आप उसके बाद घुट घुट के खुद ही डिप्रेशन में जा रहे हो। तो थोड़ा सा ये है कि अगर हमारे थोड़ा सा एडजस्ट करने से बाकी लोग खुश हो सकते हैं तो एडजस्ट कर लेना चाहिए। लेकिन अगर उनको खुश करने के चक्कर में हमें लग रहा है कि हमारी अति हो जाएगी, हम बहुत बड़ी मतलब फ्रस्ट्रेशन में फंस सकते हैं, तो फिर उस रास्ते नहीं जाना चाहिए। जिसको नाराज़ होना है वो होए, क्योंकि अगर हम ही खुश नहीं हैं, मैं हमेशा कहती हूँ, तो दूसरों की खुशी देख के हम क्या ही कर लेंगे। ये सिर्फ कहने की बात है कि दूसरों की खुश में खुश रहना चाहिए। अगर मैं अंदर से खुश नहीं हूँ तो दूसरे कितने भी खुशी मना रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, अगर मैं अंदर अंदर कुढ़ रही हूँ, डिप्रेशन में हूँ और उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा ना, तो फिर मुझे दूसरों की खुशी देख के बिल्कुल भी खुशी नहीं होगी। ये एक सामान्य नेचर है, इसमें कोई अच्छे बुरे वाली बात नहीं है। तो बिल्कुल प्रिसाइजली पहले अपना मन टटोल ले लें। हम हर चीज़ में अपना पहले मन टटोलना चाहिए कि एग्जैक्टली आप कितना एडजस्ट कर सकते हो और एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या। आपकी फैमिली की खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या आप उसको बिना माफ़ी मांगे जो रहना चाह रही हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिस भी तरीके से आपको लगे कि यहाँ आके मैं सॉर्टेड हो जाऊँगी, फ्री हो जाऊँगी मेंटली, वो काम आप करो एंड यू विल बी हैप्पी। इट एवरी प्लेस ये वर्क करता है, ये वाला कहना चाहिए थियरी कि भाई देख लो इम्पोर्टेंट क्या है और वो करो। जो आपके लिए अहमियत रखता है वो करो। ज़रूरी नहीं है आपके लिए जो अहमियत रखता हो वही दूसरे के लिए भी। तो बस हमें अपना मन टटोलने की ज़रूरत है और हम हर तरीके की समस्या में सॉर्टेड हो जाएंगे, थोड़ा सा सोचने पर ही। तो ये थे आओ बहन के अब के एपिसोड की शुरुआत। इस क्वेश्चन को मैंने बीच में से लेकर इतना डिस्कशन इसीलिए किया है क्योंकि ये सिचुएशन केवल दुरानी जेठानी की नहीं, ज़िंदगी के लगभग हर पड़ाव में हर रिश्ते के साथ आती हैं कि कहाँ तक हम एडजस्ट करें और कहाँ पर हम छोड़ दें, कहाँ तक हम दूसरे के आगे झुक जाएं और कहाँ तक हम सीधे खड़े रहें कि नहीं यहाँ मेरी गलती नहीं है, मैं नहीं झुकूंगी।
तो ये एक बड़ी प्रिसाइज सी लाइन होती है जिसको हमें देखना पहचानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने इस पर इतनी लंबी बात की। आई होप कि आप भी आगे से कभी सिचुएशन में जाओगे तो आपको ये चीज़ हेल्प करेगी। अब हम एपिसोड 147 के बाकी के क्वेश्चन पढ़ते हैं। 147 नहीं है, एक्चुअली 148 है, उसके बाकी के क्वेश्चन पढ़ेंगे और उनके जवाब ढूंढेंगे। आज का एपिसोड इसके बाद शुरू करते हैं। आओ बहन बातें। प्रश्न है, दी मैं ससुराल का बात कुछ मैं हस्बैंड को बताती हूँ तो वो चुपचाप सुनते हैं, उस बात पे कुछ नहीं बोलते। मुझे लगता है कुछ तो बोलते या बताते, लेकिन दी कभी भी दिल की बात पता नहीं शेयर नहीं करते। जब मैं बोलती हूँ तो बोलता है करता तो हूँ और क्या करूँ, तुम्हें तो हमेशा चिक चिक करते रहती हो। लाइफ में हज़ारों काम है, लेकिन दी मेरा मन करता है कि पति भी खुलकर बात करे मेरे से, जैसे मैं सारी बात करती हूँ। मेरा मन बहुत दुखी रहता है, कभी कभी गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है तो झाड़ भी देती हूँ। प्लीज़ रिप्लाई कीजिए, मुझे क्या करना चाहिए और क्या सुधार करनी चाहिए, क्योंकि पति अपना काम मेरे से निकाल लेते हैं, फिर मैं आंसू निकालूं या टेंशन में रहूं, इससे पति को कोई मतलब नहीं रहता। खुद का कर दूसरे के रूम में सो जाता है और मुझे टेंशन में छोड़ देता है। लेकिन दी हम लोग ऐसा तो नहीं करते हैं ना, प्लीज़ रिप्लाई। देखो, अपनी बात खुल के कहना या नहीं कहना ये ना काफ़ी हद तक पर्सनली भी होती है चॉइस हमारी। हर कोई इतना आउटवर्ट नहीं होता, एक्सट्रोवर्ट नहीं होता कि अपनी बातों को ढंग से कह पाए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैं और मेरे हस्बैंड है, अगर मैं कुछ फील कर रही हूँ मैं बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर दूंगी कि मुझे क्या फील हो रहा है, लेकिन मेरे हस्बैंड नहीं शेयर करना पसंद करते। वो ज़्यादातर चीज़ें अपने मन में ही रखते हैं। बहुत कम होता है कि वो अपने बहुत ज़्यादा खुल के बात कर रहे हो किसी बारे में कि उनको इस बारे में कैसा फील हो रहा है। और अगर बात भी कर रहे हैं ना तो बड़े लिमिटेड शब्दों में 1-2 सेंटेंस बोले एंड दैट्स इट। समझ में आ जाता है कि अच्छा इन्होंने इतनी बात बोली है तो इन्हें कितना फील हुआ होगा ये चीज़। ठीक है, तो ये तो देखो नेचर भी होता है अलग अलग, ऐसा नहीं कि आपसे नहीं कर रहे। ठीक, ये तो चीज़ें छोड़ दो, लेकिन ये जो है कि भाई आप फिर किस हाल में पड़ी हो उनको वो चिंता नहीं है। एक तरफ जब आप कह रहे हो कि आप अपनी सारी बातें उन्हें बता रहे हो, है ना, तो वो सुन लें और जो जिसमें वो मदद कर सकते हैं जिस चीज़ को दूर करने में, उसमें उन्हें कर देनी चाहिए। अगर वो नहीं कर रहे खुद से तो आप कह सकती हो कि देखो मैंने आपको सारी परेशानी बता दी, इसमें आप ये काम कर दो तो मेरी दिक्कत ख़त्म हो जाएगी। और कुछ परेशानियां ऐसी हैं जिन पर आदमी सुन ही सकता, कर कुछ नहीं सकता आपके लिए, तो उसमें वो भी कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो, उनको हर तरीके से अपने हिसाब से ढालना चाह रहे हो। ढल वो रहे नहीं, क्योंकि हम किसी को बदल नहीं सकते, हम उसको समझ सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपने रिएक्शन करने का तरीका बदल सकते हैं। तो आपके लिए मेरी सजेशन यही है कि भाई आप अपनी पूरी बात बता दो, आपको एग्जैक्टली उनसे क्या काम करवाना है वो बता दो। रही बात ये कि वो आपके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे या फिर सुन के कुछ रिस्पॉन्ड नहीं दे रहे, देन लीव, उस चीज़ को छोड़ दो। सुन रहे हैं यही बहुत बड़ी बात है। ऐसे भी हस्बैंड्स हैं जिनके पास सुनने की भी समझ और टाइम नहीं है। ठीक है, तो देखो देवदूत कोई नहीं है, परफेक्ट कोई नहीं है, जो है उसी के आधार पे हमें ये देखना है कि अब हम इसमें बढ़िया से बढ़िया कैसे अपने टर्म्स रखें। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरी एक बेटी है बट नेचुरली सेकंड चाइल्ड कंसीव करने में असमर्थ हूँ। मेरी ससुराल से हस्बैंड को बोला जा रहा है कि इसको छोड़ दे, दूसरी शादी कर ले या इससे मेरी बहन से कह के एक बेबी मांग ले। बट मेरी बहन के पास भी सिंगल चाइल्ड ही है एंड पीसीओडी भी है, एंड ना मेरी बहन मुझे अपना बच्चा ऐसे ही दे पाएगी। मैंने आईवीएफ के लिए बोला तो खर्चा देख के हाथ खींच रहे हैं, क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा। जब आईवीएफ के लिए खर्चा देख रहे हैं तो उनसे कहना दूसरी शादी करने में, उसको मेंटेन करने में जितना आएगा उससे तो कम ही आएगा मेरे आईवीएफ में। लांछन नहीं लगेगा, गृहस्थी चलती रहेगी। दूसरी विवाह जो करने के खतरनाक आइडिया उनके दिमाग में आ रहे हैं, वो क्या फ्री में आ जाएगी दूसरी बहू। तो सीधा लॉजिक यही देना कि इतने पैसों में तो आईवीएफ हो जाएगा। अगर इतना ही दूसरा बच्चा चाहिए, मेरी ये नहीं समझ में आ रहा इतनी भसड़ आदमी तब मचाए या घर वाले तब मचाएं जब एक बच्चा भी ना हो। समझदार आदमी तो उसमें भी नहीं बचाता। कौन औरत अपनी मर्जी से इनफर्टिलिटी में कूद रही है क्या। लेकिन अगर बेवकूफ़ी करनी है तो भाई देख तो लो, अगर एक के आईवीएफ के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं तो दूसरी बहू के लाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। और वो क्या लिखवा के लाएगी कि उसका हो ही जाएगा। बेवकूफ़ी की जितनी सोचो ना कि केस खमे हैं, भाई साहब एक से बढ़ के एक आता रहता है।
उनको यही लॉजिक दो कि इतने में तो आईवीएफ हो जाएगा जितने में दूसरी बहू लाओगे। और आप भी ना स्ट्रेस नहीं लोगी, थोड़ा सा हार्मोन वाला चेंज भी होता है, तो अगर स्ट्रेस नहीं लोगी और फिजिकली अपना थोड़ा खाने पीने का भी ध्यान रखोगे, तो जब एक बच्चा हो गया ना तो दूसरा भी नेचुरली होएगा कंसीव, ऐसा नहीं है। थोड़ा डॉक्टर को दिखा के हार्मोन वाला ही चक्कर, आप स्ट्रेस ले रहे होंगे इसीलिए नहीं हो रहा, एक प्रेशर आ जाता है ना कि बेटी है अब बेटा पैदा करना, वो वाली चीज़। तो ये सब आपकी बॉडी के अंदर ही गड़बड़ चल रही है, लेकिन होएगा सब सही, ऐसा नहीं है। ये उस बस क्रूशल टाइम में पागलपना दिखा रहे हैं। नेक्स्ट दी, मेरी एज 34 है, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं 10 ईयर और 5 ईयर, मेरे हबी की डेथ हो गई, 3 ईयर हो गए हैं। मेरे मायके में माँ पिता भाई भी हैं और ससुराल में सास ससुर के अलावा सब हैं, बट किसी को मेरे से मतलब नहीं। वो लोग मतलब तब रखेंगे जब हम उनको अपने पैसे का मालिक बना दें, जो कि मैं नहीं करती, इसलिए सब मेरे से अलग हो गए हैं। मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ अपने बच्चों के साथ, क्या मुझे दूसरी शादी करनी चाहिए? बट अकेलापन फील होता है, फ्यूचर में अपनी बेटियों की शादी अकेले कैसे करूँगी? अभी हाल ही में अपना घर बनवाई हूँ जिसमें किसी ने पार्ट नहीं लिया, न मायके न ससुराल में, अकेले ही गृह प्रवेश की हूँ और अकेले बच्चों के साथ रहती हूँ। जॉब पे जाती हूँ बट बहुत ज़्यादा अकेलापन फील होता है। ऐसा है तो भाई आप कर भी लो, लेकिन देखो जॉब है इसलिए आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, ठीक है। अकेले रहने वाली दिक्कत मैं मान रही हूँ कि ना तो मैं का ना आप ससुराल, एक तरफ से तो आदमी का परिवार तो चाहिए ना कोई तो हो। कल को आपको भी कोई दिक्कत होने लगे, बीमारी हारी कुछ हो जाए, तो बच्चे कहाँ अकेले करते फिरेंगे। लेकिन अगर इस उसमें भी कोई नहीं साथ दे रहा, ना मैके वाला ना ससुराल वाला, तो आपके पास फिर ऑप्शन ही क्या बचा है? फिर तो आपको दूसरी शादी कर ही लेनी चाहिए। लेकिन यह है कि भैया साथ में बच्चे हैं, बहुत सोच समझ के अपना लाइफ पार्टनर फिक्स करना कि हाँ जो आपका पति ही नहीं आपके बच्चों का बाप भी बन सके। नेक्स्ट दी, 40,000 है लड़के की सैलरी और पापा गवर्नमेंट जॉब में है, दोनों बहनों की शादी हो गई। वो कहता है पैसे हैं कोई इशू नहीं होगा, बट मैं उनके माँ बाप के पैसे को अपना नहीं मानती। और 1 BHK हाउस है, 3 फ्लोर तक उनसे बोला है नया लेंगे बड़ा घर, क्या मेरा फ्यूचर सेफ है दीदी? बड़ी बहन की तरह बताइए। देखो जी, 40,000 अगर आप नहीं कमाती, आप अगर इस काबिल नहीं हो कि आप नौकरी करो और पैसे कमाओ, 40,000 में आदमी एक लोअर मिडिल क्लास जीवन जी पाएगा। आप बड़ा घर ये वो कुछ नहीं ले पाओगे। और ये आपकी सोच मुझे अच्छी लगी यहाँ पर कि जो सास ससुर के पैसे या जो भी है पेंशन, आप उसको अपना मान के नहीं चल रही। जब हम स्टार्टिंग से यही मान के चलते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमें अपनी एक्चुअल कंडीशन पता रहती है, हम उसी के आधार पर डिसाइड करते हैं कि क्या करना है। और कल को वहाँ से कुछ नहीं भी मिलता तो हमें झटका नहीं लगता, ठीक है। तो आप ये मान के चलो 40,000 रुपये महीना, तो अगर आप सैलरी उतनी आप भी ले आती हो तो फिर ठीक है। 80,000 रुपये में ये है कि भाई ठीक है, थोड़े साल बाद आप एक मकान बना लोगे, लेकिन बहुत बड़ा उसमें भी नहीं बनने का। पर 40,000 उसी के लिए ठीक है जिसके भाई पहले से पैर मजबूत है, चीज जेवर उसके पास है, घर मकान उसका अपना है, और उसको कोई बड़ी चीज़ जोड़नी नहीं है, सिर्फ अपने दाल रोटी डेली का खाना खर्चा निकालना। तो आप एक लोअर मिडिल क्लास जीवन 40,000 रुपये महीना में जी लोगे। अब आप देख लो, क्योंकि मैं अब देख रही हूँ, हालांकि मैं घर की छोटी छोटी चीज़ें मैं खुद नहीं खर्च कर रही। कभी 1919 भी नहीं, 2000 की स्टार्टिंग में, 2001 से लेके 5 तक की बात बता रही हूँ मैं आपको। उस टाइम पे 10,000 रुपये में घर का खर्च चल जाया करता था, राशन के हिसाब का, मतलब बिल्स और राशन। तो उसमें जब हम एक जगह ज्वाइन कर रहे हुए थे उस टाइम पे वो चेन वाली वो चलती थी कंपनी उसमें, तो उसमें बताते थे कि अगर जब 1,000 रुपये में खर्चा चल जाता था महीने का, कि उस टाइम पे अगर कोई कहता कि आज से 15 साल बाद 10,000 रुपये महीने में आप केवल अपना घर का खर्चा ही चला पाओगे, दाल रोटी खाना, तो कोई हंसता। अब वो यही सेम चीज़ कहते थे कि इसी तरीके से अगर मैं अब कहूँ कि आज से फिर 15 साल बाद 1,00,000 रुपया सिर्फ आपके नॉर्मल जीवन यापन में लग जाएगा, तो आपको यकीन नहीं आने का, लेकिन ये चीज़ भी होगी। और देखो 2004-05 से अब 2025 आ गया, ठीक है, 20 साल हो गए। 20 साल में अब ये अब हुए हैं 20, वरना पिछले 5-6 साल 8 साल पहले तक की बता रही हूँ, एग्जैक्ट वही 15 साल लगभग बाद 1,00,000 रुपया महीने का, जो हम नॉर्मल मिडिल क्लास जीवन मैं जी रही हूँ, आप व्लॉग में देख रहे होंगे, ठीक है,
उसमें खर्च हो जाते हैं। केवल बच्चों की स्कूल की फीस, आपका हाउस टैक्स, बिजली का बिल, राशन, दूध, कभी छोटा मोटा आपने बर्थडे वर्डे सेलिब्रेट कर लिया, छोटी मोटी चीज़ें खरीद ली, अपने कपड़े वपड़े खरीद लिए, जिसमें भी हम इतना भी कपड़े वपड़े क्यों खरीद पाते हैं या चीज़ें क्यों खरीद पाते हैं, मोस्ट ऑफ द लेबर कॉस्ट जो होती है कि एक एक काम दूसरे से करवाना, बाहर का खर्चा, अगर मैं अपना आपको पर्सनली बताऊँ ना, केवल और केवल जो किराए के लिए मैं पैसे देती हूँ अपने हाथ से, सिर्फ और सिर्फ वो खर्च होते हैं। बाकी मैं सब कुछ अपना जितना भी आप महिलाओं के खर्चे जोड़ के देख लो, पार्लर, मेहंदी, सिलाई विलाई, ये सब कुछ कुछ भी नहीं होता। टेलर के पास मेरे को साल में साल हो जाता गए हुए। पार्लर में कभी नहीं गई, इतने सालों से नहीं गई हूँ, मुझे याद नहीं लास्ट मैंने कब पार्लर में ट्रीटमेंट लिया होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं ना जो मोटे खर्चे के अलावा भी छोटी छोटी होती है, कुछ नहीं करते। जब भी आप ये मान के चलो कि भाई 1 लाख रुपए आपके मिडिल क्लास में चाहिए ही चाहिए। अब आपके हस्बैंड जो होने वाले हैं वो 40,000 कमाएंगे, उसमें आप फ्यूचर के लिए कैसे जोड़ोगे और कैसे क्या करोगे। बाकी देखो हर एक का अपना स्टैंडर्ड होता है। अब आपके घर वाले बिल्कुल सही उस हिसाब से सोच रहे हैं। तो अब बात ये है, देखो मैं अब आपको यहाँ पर डीमोटिवेट नहीं कर रही कि उस लड़के से शादी करो मत। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि 40 वो कमा रहा है, अगर 40 आप भी कमा लो तो आप लोग कर जाओगे आगे सरवाइव बढ़िया, और थोड़ा बहुत अपने फ्यूचर के लिए जोड़ भी लोगे घर मकान का। या फिर आपकी किस्मत अच्छी रही तो जो इन लॉज हैं उनका पैसा भी आपके पास रहेगा। ठीक है, बाकी मेरे को पता है इतना, मैं कितना भी कह लूँ या कोई कर लूँ, करोगे आप वही जो आपको सही लगेगा, और हर इंसान को वही करना चाहिए, है ना। अब आपके इमोशंस अगर इतने ज़्यादा हाई हैं तो उसमें आपके लिए पैसा अगर इम्पोर्टेंट इस टाइम पर नहीं दिख रहा ना, आप नहीं सुनोगी, ना अपने पेरेंट्स की ना मेरी, किसी की नहीं सुनोगे। लेकिन हाँ बाद में कुछ साल बाद, भगवान ना करे, लेकिन अगर आपको ऐसी स्थिति आई तब आपको याद आएगी कि हाँ उस टाइम टोका तो था, है ना। तो आप देख लो एक बार, मैं तो यही सलाह दूंगी, अगर प्यार है ना छोड़ो मत, प्यार करो, खूब निभाओ, सब कुछ करो, खुद भी मेहनत करो। 40 वो लाएगा, 40 आप लेके जाओ, घर कमा के दोनों मिलके खूब मेहनत करो, अपना छोटा सा घर बनाओ, प्यार से बनाओगे, दोनों अपने पैसों से बनाओगे, छोटा सा भी अच्छा लगेगा। ये नहीं कि हम 3 बेडरूम हॉल किचन वाले में ही खुश रहेंगे, हम 1 बेडरूम हॉल किचन में भी खुश रह सकते हैं। लेकिन ना खर्चे करने के लिए पैसे ठीक ठाक होने चाहिए, घर छोटा बड़ा चल जाता है। चलो नेक्स्ट। हेलो मैम, मुझे ट्विंस बच्चे हैं, 5 साल के। मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूँ पर तैयारी इतनी अच्छी नहीं हो पाती है, माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है। मुझे क्राफ्टिंग और सिलाई भी आती है, क्या करूँ बताइएगा। और पति गवर्नमेंट जॉब में है बट ड्रिंक की आदत है, गुस्सा भी तेज़ है। मैंने हर कोशिश कर ली पर मैं नहीं छोड़ रही हूँ ड्रिंक। अपने पेरेंट्स से भी लड़ते रहते हैं, अलग भी नहीं रहना, साथ भी नहीं रहना, लड़ना भी है। इन लॉ कोई भी बात हो मुझे ही टारगेट करते हैं। मदर इन लॉ हर छोटी बात को इतना बढ़ा देती हैं कि मेरे थोड़े से रिएक्ट करते ही सारी बात पर मुझ पर डाल देती हैं। मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहती हूँ। हे भगवान, मुझे बस यही आ रहा है आपके लिए ना। सबसे बड़ी सलाह यही है कि ये जो कलेश चल रहा है ये ना तो एक दिन का शुरू हुआ हुआ और ना एक दिन में ख़त्म होगा, और आपके लिए ये कोई नई बात भी नहीं होगी जब इतने दिनों से चल रहा है। आपको अपना बहुत कोशिश करनी है इसको इग्नोर करके। अगर आपको लगता है कि आप ढंग से तैयारी करें तो आपका जॉब हो जाएगा, तो भैया पहले जॉब ले लो। ऐसे परिवार में आपकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगर एक तरफ से हो जाएगी तो समझो जो भी हो रहा है उसके लिए आपके पास एक ढाल तो है। आपका यहाँ पे कुछ नहीं पता कौन कब क्या कह दे, किस साइड आपकी नैया चली जाए। तो भैया इसको आप सोचो कि अब ये सब एकदम सुधर जाएंगे, किसी दिन घर में शांति होगी, तब मैं तैयारी करके नौकरी लूँगी, आपको भी पता है पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये पॉसिबल है कि आप बिल्कुल अभी सोचो कि कितने ही ज्वालामुखी बाहर फट रहे हो, नहीं भाई मेरा काम ये है, मुझे इस रास्ते से, इस मकड़ जाल से निकालने का एक ही मार्ग है, वो नौकरी, वहाँ पर मुझे जाना है। और ये सोच के जब आप पढ़ने बैठोगे तो कितना भी दर दर कलेश हो रहा हो आप तैयारी कर लोगे। और भगवान से प्रार्थना है मेरी कि आपकी नौकरी लग जाए ताकि आपका और आपके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर हो जाए बढ़िया से। उसके बाद झगड़े सुलझते हों सुलझ जाएं, नहीं तो एटलीस्ट आप एक तरफ से तो शांति हो जाएगी कि सिक्योर हो जाओगे फाइनेंशियली। ठीक है, बाकी इन तीनों को बदलने के लिए आप बताऊं ढंग से कुछ कर नहीं सकते फालतू।
वो आपस में ही लगे हुए हैं, आप बिना मतलब पिस रही हो, तो मत पिसो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। नेक्स्ट, दी मैरिड लाइफ के बारे में अपनी मम्मा कौन सी बातें शेयर कीजिए। मतलब नहीं समझ में आया, मतलब मेरी मम्मी ने मुझे क्या शेयर किया था? मेरी मम्मी ने मुझसे कुछ शेयर नहीं करा था, बस सीधे शादी कर दी, जाओ रोते हुए विदा कर दिया। हेलो दी, नमस्ते। मेरे सास ने 12 साल से मुझे और मेरे हस्बैंड को बेदखल कर रखा है, और अब मेरे हस्बैंड को पहले फुसलाकर अपने हिसाब से चला रहे हैं, और तो और दी हमें कुछ भी नहीं दे रखा, क्योंकि मेरे हस्बैंड की गवर्नमेंट जॉब है। मेरे पास आ रख मेरे और मेरे हस्बैंड के लड़ाई करवाती हैं। मेरे हस्बैंड मुझे और मेरे घर वालों में गाली देते हैं। माँ का देखा मैं तो मैंने भी बोल दिया, हमारे दोनों के घर वाले नहीं जाएंगे। क्या मैंने ठीक बोला दी? प्लीज़ रिप्लाई। देखो, ठीक और गलत का ना कुछ होता नहीं झगड़े में। जब हीट ऑफ द मोमेंट होता है ना, आदमी कुछ भी बोलता है, लेकिन बात वही है कि डिपेंड करता है कि सामने वाले ने हमें क्या कहा, उसके बदले में हमने क्या कहा, वो बातें हम सच में मीन कर रहे थे या नहीं। और जो कहते हैं ना, मैंने कह दिया मैं मीन नहीं कर रहा हूँ, बकवास कर रहे होते हैं। झगड़े में, गुस्से में, दुख में, प्यार में, मजाक में हम वही बोलते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में होता है यार। जो हमारे दिमाग में कभी है ही नहीं, वो शब्द बन के हमारे मुंह से कैसे निकलेगा? तो हमने कह दिया, यानी कि बात थी वो हमारे मन में, अब कह दिया तो कह दिया। अगला 10 कह रहा, अगर हमने एक कह दी तो अब उसमें सही गलत क्या है? कह दिया तो कह दिया। नेक्स्ट, थैंक यू दी, मैं भी टीचर हूँ हाई स्कूल की, और कभी कभी विलेज जाने पर हमेशा इसी तरीके से बोलती हैं। थैंक यू अगेन आंसर देने के लिए। चलो जी, एक आया है, मेरा रिस्पॉन्स नहीं किया आपने। जितना मुझे याद है, मैंने पिछले वाले में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा था, या तो आपका और लेट आया होगा जब मैं शूट कर चुकी हूँ। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं आपको बड़ी दीदी मानती हूँ। मेरी शादी को 13 साल हो गया है। मेरे और मेरे हस्बैंड में प्यार भी बहुत है, लेकिन 1 साल से झगड़े भी बहुत हो रहे हैं। इस बीच शक भी बहुत कर रहा है, क्या करूँ प्लीज़ बताइए दी। देखो बहन, तुम्हें पता नहीं चला होगा, लेकिन कुछ ना कुछ बीच में ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से आपके हस्बैंड का अप्रोच बदल गया आपकी तरफ। आपको पिछला 1 साल रिवाइंड करके ढंग से सोचने की ज़रूरत है कि कब बिल्कुल सही चल रहा था सब कुछ, और कब चीज़ें बदलनी शुरू हुई। एक बार में नहीं आएगा समझ में, तो 2-3 बार में आप पकड़ जाओगे उस चीज़ को कि आखिर गड़बड़ शुरू कहाँ से हुई। और नहीं पकड़ पाओ तो एक बार बैठ के बात करो 2-3 बार में कि कहाँ तक, और जहाँ तक आप पहुँची हो वो बातें बताना कि देखो वहाँ तक सब ठीक था, ये सब ठीक था, वहाँ तक सब सही था, इसके बाद गड़बड़ हुई है तो कहाँ हुई है। यहाँ तक जब आप उन्हें ले आओगी ना बातचीत में, तो वो बताएंगे कि आखिर ये चेंज आया उनमें तो क्यों आया। जब सुनना ध्यान से। नेक्स्ट दी, हम 5 भाई बहन हैं। मेरी सौतेली माँ के 2 बच्चे हैं। हमारे पिताजी ने हमें शादी के तुरंत बाद हमसे रिश्ता तोड़ दिया। कौन सा अभी सपोर्ट नहीं किया। सौतेली माँ के 2 बच्चे हैं, और आपके पिताजी ने शादी के बाद आपसे रिश्ता तोड़ दिया। मेरा बड़ा भाई और भाभी दोनों नौकरी वाले हैं, सगे हैं, फिर भी कभी बात नहीं करते। इसी वजह से ससुराल में ताने पड़ते हैं। इसका कोई भी नहीं है। एक बहन है, वो भी डिप्रेशन में चली गई है। उसका हस्बैंड ध्यान नहीं देता, न मायके सपोर्ट है। एक बहन है, अपने आप में रहती है, कोई किसी से संबंध नहीं रखती। कोई ससुराल में फंक्शन हो तो मायके से आने वाला कोई नहीं। मैं क्या करूं, सब बोलते हैं। इतने भाई बहन हैं, कोई भी बात नहीं करता, ना कोई आता जाता है। क्या करूं, बहुत अकेला फील होता है। प्लीज़ इसका जवाब ज़रूर देना, मैं वेट करूंगी। अपने ससुराल वालों को एक आध बार ना आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर मेरे भाई बहन यहाँ पर नहीं आ रहे तो इसमें मेरी फॉल्ट क्या है? मैं कितना जा रही हूँ वहाँ? नहीं पट रही है ना? या वो नहीं आ रहे अगर मेरे कहने से भी, तो क्या मैं उनके पैरों में पड़ जाऊँ? मेरा घर ये है। एक आध बार अगर आप खुद मुंह चढ़ के अपने भाई बहनों की असलियत जो आप फील करती हो वो अपने ससुराल वालों के सामने भी बोल दोगी, उनका मुंह अपने आप बंद होगा कि भैया ये तो खुद ही कह रही है। हमें ताने कब सुनने को मिलते हैं? हमें पता है अंदर कि हमारा भाई गलत है, हमारी माँ बाप गलत कर रहे हैं, या हमारी बहन गलत कर रही है, लेकिन हमारे ससुराल वाले बोल रहे हैं, हम उन्हें डिफेंड कर रहे हैं, तो वो और बोलते हैं अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए। लेकिन अगर हम खुद ही कह दें ये आते तो है नहीं, बदतमीज कहीं के, इतना भी टाइम नहीं है, ये वो, अगर बहू खुद ही कह दे तो ससुराल वालों को क्या मौका मिलेगा कुछ कहने का?
ठीक है, अगर देखो सब साथ आते जाते बहुत बढ़िया रहता, लेकिन नहीं आ रहे ना आए, आपकी अपनी गृहस्थी है, उसे संभालो। सबके नसीब में मैके का सुख नहीं होता है ना। लेकिन उसकी वजह से हम ससुराल में ताने क्यों सुने, हमने थोड़ा ही मना करा था आने को। और रही बात ये, किसी से बनती, एक एक एलिगेशन ये बहुत लगता है, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी कि यार इसकी तो किसी से भी नहीं बनती, अपने मैके में भी नहीं बनती, है ना। तो अगर ये एलिगेशन कोई लगाए कि उनका जी ये लो फ़ोन नंबर, तुम बना लो इनसे, बन जाए तो हमें बता देना। तो एक आध बार आपको पलट के अपना पॉइंट रखना पड़ेगा कि भाई मैं खुद परेशान हूँ अपने भाई बहनों से, कृपया आपकी सलाह ना दें। ऐसे जो वो होते थे ना बाकी इस तरीके के कि मैं खुद ही पिस्ड ऑफ हूँ किसी सिचुएशन से, और सामने से मुझे कोई दूसरा आके और बता रहा है कि ना सुनीता ये चीज़ ये, तो मैं शुद्ध हिंदी में उस टाइम पे मतलब वो जोन था जब हर चीज़ मतलब दांत फाड़ने पे ही शुरू और दांत फाड़ने से ही ख़त्म। तो मैं उसमें हमेशा कहती थी कि मैं आपके विचारों से अवगत हूँ, कृपया पुनरावृत्ति ना करें। तो मतलब आप पहले कह चुके ना, बहुत कह चुके भाई, दोबारा दोबारा हमें नहीं सुननी। तो बजाय टेंस माहौल होने के हंसी छूट जाती थी अगले की, सामने वाले की, कि भाई सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है लड़की। तो एक बार अगर आप खुद खोल दिल खोल के कह दोगी ना कि आप खुद ही परेशान हो अपने भाइयों बहनों से, तो फिर ये मुद्दा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट, मेरी सास ने मेरे हस्बैंड और मेरे बीच झगड़ा कराया था, बहुत गंदा वाला, एकदम सफ़ेद झूठ बोल के, और कहा कि मैंने गाली दी, जबकि मैंने सास को कुछ बुरा नहीं बोला था। मैंने उनकी देवरानी जिठानी सभी थे, मैंने पूछवा दिया सबसे कि बताओ क्या मैंने गाली दी थी। जब गलत साबित हो गई तो बोली हम खाना ना खा, अब इसके हाथ का। 2 महीने से नहीं खाती। मेरी देवरानी सास को खाना पकाती है, बाकी सब नंद देवर ससुर मेरा पकाया खाना खाते हैं। घर में बड़े सास ससुर बोलते हैं माफ़ी मांग ले, सास है बड़ी है, पर मैंने बोला नहीं, इस बार तो नहीं होगा मुझसे, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने 2 तलाक दी थी मुझे, मैंने 1 सुनी थी। उन्होंने अपनी निकाह में मुझसे वापस भी लिया और माफ़ी भी मांगी, और अच्छे से बात भी कर रहे हैं। सास को बहुत गुस्सा आता है, हमें खुश देख के मेरी देवरानी से बोलती है कि इसको देखो कैसे जलाती हूँ। मैंने बोला कैसे, क्या है आपके पास ऐसा जो मैं जलने लगी। तो बोली देखें। मैंने बोला देवरानी जेठानी एरा से बाहर आओ, बहू कंपटीशन नहीं होती। तो बुरा मान गई। अब सुबह शाम बुदबुदाती हैं, देख के क्या करूं मैं। देखो जी, आप अब कुछ मत करो, रहने दो उन्हें उनके हाल पे, ठीक है। और अगर वो आपके हाथ का बनाया हुआ खाना नहीं खा रही तो भी आपको प्रेशर लेने की तब तक ज़रूरत थी। अगर उनको कोई दे ही ना रहा होता तो आप सोचते भैया माफ़ी मांगे, वरना ये भूखी प्यासी रहेंगी कैसे। अपनी गलती ना होते हुए भी चलो भाई झुक जाओ, बड़ा आदमी बच्चा बन के दिखा रहा है, लेकिन खाना उनको भी मिल रहा है बाकी को भी मिल रहा है, जैसे चल रहा है चलने दो। कोई ज़रूरत नहीं है इस उसमें जाने की कि मेरे हाथ का बना हुआ क्यों नहीं खा रही। ना खाएं, आपने गलती नहीं करी ना, तो अब जिसको स्टैंड अपना लेना बेफालतू की बातों पे वो लेता रहे। इट्स नॉट योर बिजनेस एट ऑल। नेक्स्ट, मेरी बेटी ओनली 11 थी जब कोरोना में फ़ोन दिया। मैं बच्ची समझ चेक नहीं करती थी। फिर एक दिन फ्रेंड के पापा आए कि दोनों अदर रिलीजन के लड़कों से चैट करती हैं। मुझे समझ नहीं आया क्या करूं। पहले तो हस्बैंड मैंने बहुत मारा, फिर समझाया हर तरह से। आज 19 की है, मुझे विश्वास है वो सही है, पर करती अपनी मर्जी है मुझे बताकर। चलो, अच्छी बात यही है कि समझ गई, अब गलती करके सीखी है, तो मैं भी अब ना करे दोबारा। नेक्स्ट, दी मेरी पहली शादी इंटरकास्ट थी। मेरे हबी पंडित और मैं ओबीसी थी। कभी मुझे इन लॉज वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, बट हम लोगों ने हमेशा उनको सपोर्ट किया। हम लोग स्टार्टिंग से अकेले ही रहे। मेरे हबी की डेथ के बाद भी उन लोगों ने मुझे कभी मेरे बेटे और मुझे सपोर्ट नहीं किया। हम लोग अभी भी अकेले ही सब कुछ कर रहे हैं। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ। अब मेरी रीमैरिज के बाद दूसरी जगह चल रही है। मेरा बेटा भी एग्री है। उन लोगों ने मुझे मेरे हबी की डेथ के बाद बहुत सपोर्ट किया। अब मेरे पहले इन लॉज मुझसे फिर से आना जाना करना चाहते हैं, बट मेरा बेटा रेडी नहीं है, और ना ही मैं मेरे पापा, मेरी माँ भी एक्सपायर हो गई, मेरी सिस्टर भी मतलब नहीं रखती। पापा की जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है, भाई भी नहीं है। देखो, अब उनसे वास्ता रखने का कोई मतलब है नहीं। उनसे वास्ता तब रखा जाता अगर वो अपने आपके हस्बैंड के जीते जी कुछ रखा होता, लेकिन जब रखना था तब तो रखा नहीं। और दूसरी चीज़, चलो मान लो बेटे के जाने के बाद उनकी आंखें खुली, तो जब आप अकेली थी तब वो आपको सपोर्ट करते। अब आप दूसरी जगह बहू बन के जा रही हैं, तो उन इन लॉज को संभालेंगी और इनके सामने जब ये होंगे, एक अजीब स्थिति हो जाएगी।
तो जब अब तक नहीं है तो अभी भी मत रखो, साफ मना कर दो कि भाई अब जगह ही नहीं है घर में, घर में कह रही हूँ, जगह ही नहीं है ज़िंदगी में। अब दो दो सास ससुर कहाँ फिट करती फिरूंगी मैं। अगर ज़रूरत होती, पहले की बात और होती अगर आप पहले होते तो, लेकिन अब नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, आपने वास्तु किससे करवाया था अपने घर का? इसका शायद मैंने लिव लाइफ इजी पे भी जवाब दिया था, मैंने किसी से नहीं करवाया था। जब हमारे घर का नक्शा बना रही थी मैं खुद कि ऐसे बनाएंगे ऐसे बनाएंगे, तो मेरे ससुर ने मेरे को 2 वास्तु की किताबें उनके पास थी, उन्होंने कहा इसमें पढ़ो, इसमें सब कुछ लिखा है, तुमने ये गलत बनाया है। तो फिर मैंने वो 2 किताबें, सही बता रही हूँ, कैलेंडर से मिला के 4 दिन, 2 दिन मैंने एक किताब को दिया, क्योंकि उस टाइम मेरी प्रायोरिटी मेरा घर था, कैसे बनना है। फाइनली हम इस डिसीजन में पहुंच गए थे कि यहाँ बनना है, अब बना बना हम नहीं खरीद रहे, तो कैसे बनना है। मैंने 4 दिन में वो 2 किताबें चाट ली पूरी, और उसमें जितनी भी चीज़ें थी उसके हिसाब से मेरे घर के मकान के जो नक्शा है, कहाँ पे कौन सी चीज़ बैठनी थी, मैंने उसको सेट कर दिया, और फिर हमारा घर बन गया। और अब उसके हिसाब से ही मैं कह रही हूँ कि 10 में से 9 चीज़ें लिटरली वास्तु के हिसाब से ही बैठ गई सेट, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मेजरमेंट इस तरीके की निकली कि हाँ मैं कर पाई लगभग सारी चीज़ें कि जो सही बैठती। और जो एक आध चीज़ मैं नहीं कर पाई ना, तो ऐसा था कि उसमें भी 4-5, अब आपको एग्जाम्पल बताऊं, जितनी भी भारी स्ट्रक्चर होती है ना वो साउथ में होनी चाहिए वास्तु के हिसाब से। तो जीना हमारा इधर है, अब ये जीना भारी उसमें आता है, तो ये कायदे में उस दीवार पर होना चाहिए था जहाँ लॉबी वाली है, ठीक है। अब ये वाला अगर मैं वहाँ करती तो फिर पीछे का बाथरूम बेडरूम सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है, इवन किचन भी। ठीक, अब किचन वहाँ है, इधर हमारा गेट है, गेट के इधर गणेश जी का लगा हुआ है, वो सारी चीज़ें सेट थी। अच्छा, जो गृह स्वामी है उसका बेडरूम किस कोने में होना चाहिए वो सेट था, और बाथरूम, सारी चीज़ें जब मैं सेट कर चुकी हूँ, केवल एक जीने की वजह से मैं सब कुछ बिगाड़ के फिर उन सब का वास्तु सुधारना मुश्किल हो जाता। तो मैंने डिसाइड किया कि हम यहाँ रखेंगे। तो जीने से जुड़े हुए वास्तु के 5-6 पॉइंट्स थे, 5 में से 4 मेरे पूरे हो रहे थे कि नंबर ऑफ स्टेयर्स, किस तरफ को घूमना चाहिए, है ना, सीढ़ियाँ कितनी ऊंची नीची होनी चाहिए, वो सब चीज़ें जो थी मैंने पूरी करी उसमें। केवल ये है कि साउथ की दीवार पर ना बन के इधर बना। अब उसके दुष्प्रभाव बहुत मैटर करते हैं कि किस चीज़ का कितना दुष्प्रभाव है। अगर आप उस चीज़ को झेल सकते हो तो झेलो। जैसे आग्नेय कोण में रसोई ना हो तो आपके घर में बीमारी हमेशा घर बनाए रखेगी, आपके घर में कोई ना कोई बीमार पड़ता रहेगा, मतलब सीरियस वाला, कि दवाई टूटेगी नहीं घर से। बहुत बड़ा रोल होता है, आग्नेय कोण में ही आपका किचन होना चाहिए, तो वो ज़्यादा सही रहता है, अग्नि का स्थान होता है वहाँ पर, ठीक है। तो वो चीज़ें आप मैटर करते हो, तो वहाँ मेरे लिए ज़रूरी था कि घर में बीमारी नहीं होनी चाहिए भाई। कभी हो गया चलो ठीक है, थोड़ी बहुत गोली ये खा ली। और सच बताऊँ, जब से मैं यहाँ आई हूँ जो भी हुआ है मेजर प्रॉब्लम मेरे को हुई है, ईश्वर की दुआ से ये तीनों ठीक रहे हैं। तो मैं उसके लिए मैं बिल्कुल वो हूँ कि ठीक है, मैं परफेक्टली, मुझे चलेगा ये चीज़। अब जो जीने का था उसमें क्या था कि साउथ में नहीं होगा अगर दीवार में, और इधर बनाते हो आप नॉर्थ में, तो क्या होता है कि आपको ना आर्थिक कर्जे आपके सिर से ख़त्म नहीं होंगे। मैं कहा भाई मकान तो बिना कर्जे के वैसे भी नहीं बनेगा, चलो जीना मैं उधर लगाऊं भी फिर सारी तिकड़म भिड़ाऊं, कर्जा तो रहेगा ही रहेगा। तो फिर हमने डिसाइड किया कि ये है। तो एक बड़ी चीज़ जो कहना चाहिए, और शायद इकलौती चीज़ यही है, 1-2 चीज़ें छोटी छोटी माइनर सी हैं जो वास्तु के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो चीज़ें सब मैंने किताब में से पढ़ के इसमें सेट कर ली थी और हो गई। ये था कि जी मैंने वास्तु किससे कराया। अब आपको बता इसलिए रही हूँ ये सारी कहानी कि देखो किताबें अवेलेबल हो जाती हैं, आप ढूंढोगे सब मिल जाएगा। आप अपने आप भी छोटे मोटी चीज़ें कर सकते हो इसमें, ज़रूरी नहीं है कि आप मोटी फीस देके किसी प्रोफेशनल को ही बुलाओ तभी कुछ होएगा। बाकी मुझे विश्वास है, और जितना आराम से हो सकती है चीज़ें आदमी फॉलो करता है, जैसे पूजा पाठ में है उसी तरीके से वास्तु में। लेकिन अगर कोई चीज़ फॉलो करने लायक नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर छोड़ दो ऊपर वाले पे, ऊपर वाले से बड़ा कुछ नहीं है। एंड यही होता है हर चीज़ का। नेक्स्ट, हेलो मैम, आप मीशो से विंटर ब्लेजर और वेलवेट सूट शेयर करो। मीशो से यार मंगा तो रही हूँ, लेकिन 8-10 दिन में आता है, फिर कभी मुझे शूट करने का टाइम नहीं हो रहा, इसलिए लेट होता चला जा रहा है। लेकिन विंटर ब्लेज़र का मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता वहाँ पे फिटिंग वगैरह क्या, मतलब मैं उसमें बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है, तो मैं वो तो नहीं। लेकिन हाँ, वेलवेट सूट का मेरा पूरा इरादा है कि मैं पिछली बार भी शेयर कर रहे थे, बहुत अच्छे मिल भी गए थे मुझे।
वो जब भी मंगाऊंगी आपको तुरंत दिखा दूंगी मैं। नेक्स्ट, हेलो मैम, मैं गवर्नमेंट जॉब टीचिंग में हूँ, वर्किंग मदर हूँ, बड़ी बेटी 10 क्लास में, छोटी में है 5th में। हस्बैंड टॉक्सिक हैं, 42 साल की हूँ। शुरू से एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाना चाहती थी पर कर नहीं पाई, अब करना चाहती हूँ। मुझसे सभी कहते हैं तैयारी करो और मेरा मन भी करता है, सेटिस्फाई नहीं होती हूँ जॉब से, क्या करूँ? मन समझा जो अब तक समझाया, या तैयारी करूँ केवल बच्चों और जॉब का ध्यान रखूँ? देखो, इसमें मेरी प्रैक्टिकल एडवाइस, मेरे भी बड़ी मन था एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब में जाने का, सपना था, है ना। तो अब मैं अलग अलग चीज़ों में फंसती चली गई, मैं नहीं कर पाई। जब मैं शादी करके आई उसके बाद यही बात हुआ कि अब कर लो तैयारी। तो फिर ये हुआ कि कैसे होगी, तो बच्चे थे नहीं भाई, शुरू में साल सवा साल हो चुका था। तो मैंने प्रैक्टिकली कैलकुलेट करके यही हिसाब लगाया और ऐसे ही फिर मैंने अपने हस्बैंड को कन्विंस करा कि देखो, एक मन में है कि मुझे ये देनी है, मेरे को देखना है कि मैं कितने पानी में हूँ। और ट्यूशन पॉसिबल नहीं था क्योंकि मेरी जॉब थी, तो मैं वहाँ गाँव में जाती थी तब पढ़ाने, तो सारा दिन मेरा वहाँ था। तो बिना ट्यूशन के मैं कहा मेरे को एक बार पेपर दे के देखना है, मुझे एक आइडिया लग जाएगा। अगर मैंने बिना पेपर के, एक लिमिटेड स्कोर है कि वहाँ से आगे मैं चली गई, तो फिर एक उम्मीद है, फिर चाहे मैं अवैतनिक अवकाश लूँ या कुछ भी करके मैं वहाँ पर ब्रेक लूँगी नौकरी से और फिर मैं तैयारी करूँगी इसकी, या परमिशन मिलती होगी। मैंने कहा फिर मैं ऑफिस में पता करूँगी कि भाई मुझे ये देना है, उच्चतर एग्जाम के लिए कुछ तो होती होंगी ना नियम शर्तें, कि मैं वो करूँगी। तो फिर मैंने ये सोच के पेपर दिया। लेकिन जब आप शादी के बाद तैयारी कर रहे हो या कुछ है, मेरे को पता चला कि मेरा जो अनमेरिड टाइम में दिमाग जितना चल रहा था, जितनी अच्छी मैं प्रिपरेशन या परफॉर्मेंस दे पा रही थी एग्ज़ाम में, शादी के बाद मैंने कितने भी घोड़े खोल लिए भाई, नहीं हुई वो तैयारी। क्योंकि भले काम ना मैं नहीं कर रही, मेरी सास कर रही हैं या देवरानी आ गई थी, उन्होंने संभाल लिया कि नहीं, मम्मी ने बोल दिया कि मतलब हम कर लेंगे, तुम कर लो तैयारी अगर करनी है तो। लेकिन ना फिर भी एक सिर पे बर्डन सा रहता है, नहीं हो पाई। बल्कि अब यहाँ पर टेट दिया जाएगा, अब आ रहा है टेट सिर पे, मैं दूंगी इतने काम के बाद भी शायद मेरी उससे अच्छी अब हो जाए, क्योंकि मुझे पता है मेरा काम है, मैं इधर से उधर एडजस्ट कर लूँगी। तो आप अपने घर की खुद मालकिन हो, आप अगर लग रहा है पेपर देना है, आपको जाना है वहाँ पर, आप तसल्ली से मन बना लो कि हाँ मुझे करना है, और एक बार फुल ऑन तैयारी करके अपना दो, या तो हो जाएगा या फिर आपको समझ में आ जाएगा कि अब आपकी हैसियत से बाहर चला गया वो एग्ज़ाम, तो आपको एक तसल्ली रहेगी कि एटलीस्ट आपने कोशिश तो करी। तो मैंने तो यही किया था। तो मैंने जब पेपर दिया ना, तो मुझे समझ में आ गया कि भाई इस टाइम पे जो मेरी कंडीशन है, दिमाग से ज़्यादा सोशल जो मेरा रूटीन है, अब नहीं हो पाएगा मुझसे। तो मैंने वहाँ पे सब्र कर लिया और उसके बाद से फिर मेरा दिमाग नहीं चला कि मुझे वो पेपर देना है या मुझे उस जॉब में जाना है। तो आप भी ये कर लो, एक तरफ हो जाओगी इस डिलेमा से कि ये करूं या ये करूं, रुकूं या जाऊं, है ना। नेक्स्ट, दीदी 10 साल का बच्चों को कैसे खुद से पढ़ने के लिए सेल्फ स्टडी कैसे रेडी करें एंड एक्स्ट्रा करिकुलर में क्या क्या सिखाएं, उसे ड्राइंग में इंटरेस्टेड है। देखो, खुद से पढ़ने के लिए तो 10 साल का बच्चा कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेगा, वो तभी लेगा अगर उसको स्कूल में मैम ने कोई इस तरीके का कंपटीशन या कुछ सजेस्ट करा हो और उसको लगे खुद के नहीं मेरे को अपने दोस्त से आगे जाना है कुछ और, वो तभी करता है। या फिर आपने उसके आगे कोई ऐसी चीज़ रख दी होगी तुझे साइकिल दिलवाऊंगी या कुछ करवाऊंगी, तो है ना। बाकी किसी ना किसी एक मोटिवेशन को लेके ही बच्चा चलेगा। पढ़ाई उसके लिए काम आएगी, ये समझ 10 साल के बच्चे में नहीं आती कि आगे जाके उसे फ्यूचर बनाना है इसलिए पढ़ना है, पहली चीज़। और दूसरी, एक्स्ट्रा करिकुलर में सिंपल सी चीज़ है, अभी 10 साल का है, या तो आप बिल्कुल लक्ष्य की तरफ सधे हुए हो, तो ये है कि भाई एक ही चीज़ के पीछे लगना है, उसी में अचीव करना है बहुत बड़ा कुछ, वो चीज़ हो जाती है। अदरवाइज मुझे लगता है ये 10, 11, 12 साल तक की उम्र है, उसको एक्सप्लोर करने दो। अगर मैं अपने ऊपर देखूँ ना, तो भाई या तो वही चीज़ है ना कि आप या तो जा ही रहो। अब जैसे गुकेश था भाई, है शतरंज में है, उसने शतरंज ही खेली, वो सबसे कम उम्र का चैंपियन बन गया, उसने कुछ और नहीं किया होगा। इवन उसको सुनते हैं, जो मैंने पढ़ा है जितना उसके बारे में, कि पढ़ाई भी छोड़ दी थी, स्कूल छोड़ दिया था, वो सिर्फ शतरंज ही खेल रहा है। लेकिन ऐसे कितने बच्चे होंगे। तो मुझे लगता है कि उसको ना एक्सप्लोर करने देना चाहिए, अगर उसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है उसको उसी चीज़ की क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस स्कूल में या कहीं पर भी उसी चीज़ की दिलवाओ। हो सकता है उसका अगले साल इंटरेस्ट चेंज हो जाए, आप अगले साल दूसरी चीज़ करवाओ। क्योंकि देखो, है तो लाइफ रेस ही, आगे पूरी ज़िंदगी में भागना ही है, लेकिन एक यही एज है जब बच्चा एक्सप्लोर कर सकता है।
अब हमसे जो मतलब मान लो अब हम इस एज में आ गए, जो चीज़ें हमने नहीं सीखी अभी तक, जिनको हाथ नहीं लगाया, अब कोई कहे कि वो करना है, कौन कर रहा है? तो वही चीज़ है। अभी उसको अगर ड्राइंग में इंटरेस्ट है, सिखाओ उसे, ड्राइंग करने को दो, उसे पेंटिंग के लिए ला के दो सामान, बनाए। अगर प्रोफेशनल भी सीखना है, कहीं आसपास बन जाए व्यवस्था, वो सिखाओ। इतने रिजिड मत रहो कि इसे क्या कराना है क्या नहीं कराना। उसको जो मन कर रहा है इस टाइम एक्स्ट्रा करिकुलर में, उसको वो करने दो, एक्सप्लोर करने दो दुनिया। नेक्स्ट, मेरे पति बिजनेस करते हैं, घर चलाना मुश्किल होता है, मैं घर के सब काम मैनेज नहीं कर पाती हूँ, हमेशा टेंशन रहता है, क्या करूँ? प्लीज़ रिप्लाई मी। काय का टेंशन है घर के काम का? अगर इतने पैसे हैं तो मेड रख लो, और अगर आपको ही करना है तो देर सवेर जैसे करना है करते रहो, इसमें स्ट्रेस क्यों ले रहे हो? और अगर हस्बैंड टोकते हैं कि भाई ये काम नहीं हुआ वो काम नहीं हुआ, तो फिर उसका ये ध्यान रखो कि जिन चीज़ों के लिए वो ज़्यादा टोकते हैं उनको आप ज़रूर कर लो और पहले कर लो, बाकी के काम आप करो चाहे बाद में। तो ये है कि अगर आपको पता है आप 10 के 10 काम नहीं कर सकते, तो 10 में से वो ज़रूरी 6 काम 8 काम पहले कर लो, ताकि कलेश ना हो, तो आपको धीरे धीरे घबराहट कम होने लगेगी। नेक्स्ट, अब ये ना बहुत लंबा है, मैं छोड़ रही हूँ इसको। खुशबू कुमारी जी का। नेक्स्ट, दी मेरा बेटा 9th क्लास में है, अभी उसके एग्ज़ाम में 63% बने हैं और 8th में 82% थे। मेरे हस्बैंड पीटीएम में जाते तो मैडम कहती हैं पढ़ने में बहुत अच्छा है, बट दोस्तों के साथ बैठ के क्लास में मस्ती करता है, इसे अलग बैठाओ तो नहीं बैठता, तो मेरे हस्बैंड और टीचर ने उसका सेक्शन चेंज कर दिया। वो बहुत अपसेट हो गया है, क्या मैं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एज अ टीचर आप बताइए, इससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? हस्बैंड कहते हैं थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, नेक्स्ट 10th क्लास है। देखो, इसमें ना कोई एक साइकोलॉजी सब बच्चों पे काम नहीं करती, बीइंग अ टीचर मेरा मानना ये है ना। पेरेंट्स के तौर पे भी हमें पता होता है हमारा बच्चा किस हद तक एडजस्ट कर लेगा और किस हद तक नहीं करेगा, और कई बार हमें भी झटका लग जाता है ना। तो अब उसका आपने चेंज करवा दिया, एक तानाशाही सी हो गई ना। बात ये होती कि आप उसको कन्विंस करते, उसको 2-4 बार धमकी देते कि तेरा सेक्शन चेंज करा दूंगे अगर ऐसा करा तो, फिर भी अगर वो रिबेल ना दिखाता, नहीं करता, तब आप उस चीज़ को करते। आपने अगर सडन किया है तो वो लड़का चला गया वो शौक में, अब उस शौक से हो सकता है वो उस चीज़ को लाइटली ले जाए और फिर वो कर ले। दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि अब उसे इतना गुस्सा आ जाए कि अब वो और ना करे। तीसरा पॉइंट ये भी हो सकता है वो पुराने दोस्तों को भूल जाए, लेकिन नए सेक्शन में भी बच्चे हैं ना, दोस्ती तो वहाँ भी कर सकता है। तो इस तरीके का एटीट्यूड ना कभी काम करता नहीं ज़्यादा, और स्पेशली टीन एज बच्चों के साथ। आपको बच्चे पे ही ध्यान दे के उसे ही कन्विंस करना चाहिए था। लेकिन अगर कर दिया है, ठीक है ना, तो अभी होपफुली रहो कि भाई अच्छा ही होएगा। उसके साथ अब थोड़ा आपके पति को चाहिए कि थोड़ा प्यार से बात करें, सब कुछ करें, उसे कन्विंस करते रहें कि बेटा तेरे लिए ही किया है, या दोस्त तो यहाँ पे ही बन जाएंगे लेकिन वहाँ पे तेरा ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा था। इस तरीके से आप उसको थोड़ा सा भरोसे में लो। नेक्स्ट, मैम मेरे 2 बेटे हैं, 18+ और 9+। प्रॉब्लम ये है कि बड़े बेटे के अकॉर्डिंग मैं उसकी लाइफ में बहुत टोका टाकी करती हूँ, और कहता है कि उसको भगवान ने बड़ा बेटा क्यों बनाया। बोलता है कि मैं अगले जन्म में आपका बेटा नहीं बनूंगा। एक दिन तो उसने मुझे टॉक्सिक मदर तक कह दिया। कुछ समझ नहीं आता मुझे, उसको मेरा सपोर्ट तो चाहिए, पर मैं नहीं समझ पाती कि कितना और कैसे करूँ। मेरी टेक केयर इंटरफेयर ना लगे। हस्बैंड भी मुझे रोकते हैं कि बस करो, प्लीज़ सजेस्ट कि माँ बेटे के लिए ओवर केयर ना करूँ, हाउ टू हैंडल सिचुएशन। देखो, आप अगर ओवर कर रही हो और आपको समझ में आ रहा है कि आप ओवर कर रही हो, तो भाई पैर खींचो अपने, क्योंकि जिसकी केयर करने के चक्कर में आप लग रही हो, अगर वो आपको टॉक्सिक बुला रहा है, इतनी बड़ी बात बोल रहा है, हालांकि इस एज में बोली गई बात का मुझे नहीं लगता कोई भी वैल्यू है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे बहुत डायलॉग बाजी करते हैं, उनको लगता है वो बहुत बड़े हो गए हैं, और हर बार यही होता है उस एज में, अपने माँ बाप ही सबसे बड़े दुश्मन लग रहे होते हैं, वो उस एज में है, ठीक है। लेकिन अगर आप जानते बूझते अपमान झेल कर भी उस बच्चे के पीछे पड़ी रहेंगी ना, तो वो और दूर ही होगा आपसे, पास नहीं आने का। ठीक, तो आपकी भलाई इसमें है कि आप थोड़ा सा हाथ खींचें, अपने पैरों को उसकी ज़िंदगी से पीछे खींचें। जब वो खुद आपको आवाज़ लगा के कहे कि माँ ये बात है, तब आप जाओ उसके पास, तब अवेलेबल रहो। अदरवाइज़ उसको छोड़ दो अकेला थोड़े दिन के लिए,
एटलीस्ट उसको ऐसा फील करने दो कि वो आपने छोड़ दिया उसको अकेला। भले आप मन से उसके बारे में सोचते रहो, उसके खाने पीने का ध्यान रखो, सब कुछ है, लेकिन मत करो यार, केयर मत करो। आपके हिसाब से वो केयर है, उसके हिसाब से इंटरफेयर है ना। आप केयर मत करो, सिर्फ उसके बेसिक जो ज़रूरी काम है, कहना एक नौकरानी वाले, वो बीइंग अ मदर हम कर रहे हैं, वो करते रहें। लेकिन अब उसको थोड़ी दिन के लिए आपको छोड़ना ही पड़ेगा, ताकि पता तो चले कि क्या पता उसको ऐसे ही सही लग रहा हो। फेज़ है लाइफ का यार, समझो। जब आप 18 के होंगे, रहे होंगे, थोड़ा सा उस एज में जाके सोचो क्या क्या फीलिंग आती थी। अब आपका बेटा उसी एज में है। नेक्स्ट, मैम मैं वही हूँ जो 6 मंथ से मायके में थी। हस्बैंड को एक मौका दिया लेकिन ज़रा भी नहीं चेंज है, बस मुझे पागल बनाने के तरीके बदल रहे हैं, क्या करा जाए। तरीके बदल रहे हैं, इसका मतलब चाहते तो हैं वो रिश्ता रखना आपसे। सोच रहे होंगे ऐसे तो ये पकड़ में नहीं आई भाई, ऐसे करके इसको चला लेता हूँ, है ना। तो देख लो भाई, अगर तुमसे झेला जाए दूसरे तरीके से, या पहले से थोड़ी बहुत भी कमी आ रही हो, क्योंकि अल्टीमेटली शादी अगर बचानी है तो एक बार जब टूटने लगती है तो एडजस्ट तो करना ही पड़ता है, जिसको बचाने की ज़्यादा इच्छा होती है, और जिसकी वजह से टूट रही है और वो चाह भी नहीं रहा ठीक करना, तो वो तो एडजस्ट नहीं करेगा। तो अगर आपको अपनी शादी बचानी है तो एक मौका आपने देना ही पड़ेगा। बस उन्हें कह सकती हो कि भाई तुम्हें एक मौका और दिया लेकिन कुछ खास चेंज तो नज़र आ नहीं रहा, मतलब ये शादी तोड़नी है क्या। एक बार सीधे उनसे यही बात कहो ना कि मतलब रहना नहीं है क्या साथ में। एक हर बार मैं मौका नहीं दे पाऊंगी, तो मे भी उनको लगे कि आ गई है लेकिन फिर जा सकती है। नेक्स्ट, दी शादी के बाद अगर लड़की का एड्रेस और पिता का नाम हो आधार में, 10th सब सर्टिफिकेट में, वोटर कार्ड पर पति का एड्रेस और नाम हो, और बस फॉर्म भरने से मैरिड लिख रहे, तो क्या वो शादी शादी नहीं कही जाएगी। क्या दिक्कत होता है अगर पति का नाम और एड्रेस डाल दें हम वोटर कार्ड और आधार कार्ड में, तो हम फॉर्म नहीं भर सकते। पुलिस केस में भी शादी वैलिड नहीं मानी जाएगी, शादी की वीडियो और फोटोज़ की कोई वैल्यू नहीं होगी। ऐसा तो नहीं है कुछ भी, ये तो बिल्कुल बेसिर पैर की बात है। शादी से पहले के कागजों में अगर पिता का नाम है भी तो भी नहीं चेंज कराया भाई, शादी तो हुई है। नेक्स्ट, रिस्पेक्टेड मैम, यू आर इंस्पिरेशन फॉर अस, बी हैप्पी। क्योंकि क्वेश्चन ये है कि घर के काम करने में मन नहीं लगता, कभी टाइम से हो जाते हैं कभी नहीं हो पाते, इसी बात पर कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं। हाउ टू ऑर्गेनाइज होम एंड होम चोर्स। देखो, जिस दिन मूड नहीं हो तब भी जो ज़रूरी काम है, जो डेली करने हैं, 3 टाइम का खाना, बर्तन, और हो सके तो एक दिन छोड़ के एक दिन लॉन्ड्री, है ना। लेकिन चलो लॉन्ड्री भी अगर आपने 3 दिन 4 दिन, कितनी बार, मैं शुरू में देखो मैं वीकली करती थी, तो अगर ऐसा भी है तो ठीक है। लेकिन खाना, अब आप मान लो कि 3 टाइम खाना, आदमी को रोज़ 1 बजे भूख लग रही है दोपहर में, आप कह रहे हो कि आज हो नहीं पाया, मन नहीं करा, तो भूख तो लगेगी ही ना, कुछ तो चाहिए। मन नहीं करा, बाहर से ऑर्डर करो। नहीं बहुत लंबा चौड़ा बनाने का है, कुछ आसान बनाओ, खिचड़ी दलिया, लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो चीज़ है कि जो कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं वो नहीं होंगे, और रोज़ एक जैसा कोई नहीं रहता, तो आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शन होने चाहिए कि जिस दिन आपका मन ना हो उस दिन आप अपना घर कैसे चलाओगे। नेक्स्ट, आपके वीडियोस हमेशा देखती हूँ दीदी, पर कमेंट आज पहली बार कर रही हूँ। आपकी वीडियो और आपकी बातें सुनकर मैं खुद को कॉन्फिडेंस से भरा महसूस करती हूँ, बहुत अच्छी होती हैं आपकी एडवाइस। मेरी शादी हो चुकी है, ससुराल में हूँ, मेरी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है, इस कारण मैं बहुत परेशान रहती हूँ, लेकिन आपकी ये वीडियो देख के हिम्मत मिलती है और मजबूती भी। थैंक यू फॉर गुड एडवाइस। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी एक फ्रेंड थी पहले, उससे मैंने अपने घर की कुछ प्रॉब्लम शेयर की थी, वो खुद भी करती थी, बट अब हमारे बात नहीं होती, कुछ अनबन हो गई, तो उसने मेरे दूसरे फ्रेंड को वो सारी बातें मेरे खिलाफ बोल दी। वो फ्रेंड भी मुझे कभी कभी बातों में सुना देती है, मैं कैसे डील करूं ऐसे फ्रेंड्स को। इनको तो देखो डील कर ही लोगी तुम, लेकिन आगे के लिए ये सबक सीख लो कि अपने घर की जितनी भी पर्सनल बातें हैं हमेशा याद रखो। मान लो मेरे और मेरे हस्बैंड की लड़ाई हुई, या मेरे और मेरी सास की लड़ाई हुई, या मेरी और मेरी किसी सहेली की लड़ाई हुई, हमने किसी को उस टाइम पे बता दिया जब हमारी लड़ाई चल रही है, कुछ दिन बाद हमारी लड़ाई ठीक हो गई, लेकिन हम उसको वो अपडेट देना भूल गए, ऑब्वियसली
बुराई करने में ज़्यादा मज़ा आता है, अपनी अच्छी बातें बताने में हमें ज़ोर पड़ता है। तो फिर क्या है, हम तो आगे बढ़ गए, अगला आदमी उसी स्टेट में अटका हुआ कि इसकी और उसकी तो लड़ाई हुई हुई है। समझ रहे हो? तो आगे से तो देखो सबक ले लेना। अभी फ़िलहाल क्या है, अब वो जब सुनाती है ना कुछ भी, घर की बातें ये वो, तो आप उसको पलट के जवाब दो, ले मत उसके कि हाँ भाई, आप मान लो मैंने कोई गलती कर रखी है, सामने वाले ने वो गलती आगे बताई, हाँ हाँ पता है तेरे घर में तो ये हुआ हुआ है। तो पहली बार जब आपने सुना होगा, आपको अंदर से थोड़ी घबराहट सी हुई होगी, आप रुक गए होंगे, लेकिन ना अब इन्हीं घबराहट को कंट्रोल करके उसको जवाब देना सीखो। वो मेरे घर का मामला है, और जिसको बताया उसने भले जाके तेरे को कान में पोर दी ये चीज़, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और तू कोई नहीं होती मेरे को ये बात बोलने वाली। मैं अपने घर में जो चाहे सो करूं। या फिर अगर कर पाओ, आप सीधे नकार दो। मान लो किसी ने मान लो मैं अपनी सास ससुर को खाना नहीं दे रही, ये बात मैंने अपने किसी फ्रेंड को बोली, और फिर उसने बोल दिया कि ये तो अपने सास ससुर को खाना नहीं देती, अब वो आके मुझे सुना रहा है ना? तो मैं अगर सीधे झूठ बोल दूंगी उसको कि तुझे कैसे पता, तुझसे किसने कहा, ऑब्वियसली वो दूसरे का नाम तो लेगा नहीं, क्योंकि इसने बताया, क्योंकि इतने गट्स होते नहीं। तो जो भी वो बात बता रही है ना कि ये कुछ बात सुना है, आप मान लो थोड़ी देर के लिए झूठ बोलना है, आप अगर झूठा ही कह दो कि मैं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, कहाँ कहाँ से उल्टी उल्टी सीधी खबरें ला रही है, भाई साहब मुंह देखने लायक हो जाएगा उसका, देखना। क्योंकि गलती करने वाले ने कर दी, आपसे भी हुई, आपने बता दी, उससे ज़्यादा बड़ी हुई कि किसी ने भरोसा करके कोई बात बताई, उनने आगे जाके बता दी। आपके पास उस बात को वहीं रोकने का मौका यही है कि आप सीधे मना कर दो कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। ठीक है? तो फिलहाल के लिए तो ये किसी भी तरीके से शांत करो, और आगे के लिए ये भैया सहेलियां बंडेलियां मैं हमेशा कहती हूँ किसी काम की नहीं होती, कुछ नहीं होती है। जाके आपकी सुनेंगी, सुन लेंगी, जिस दिन आपकी और इनकी बिगड़ी वो कहीं और कह देंगी। ये लड़कियों के लिए, लड़कों की सबकी बात है। तो ये यारी दोस्ती वाला रिश्ता ना सिर्फ अच्छे मोमेंट्स, फन मोमेंट्स क्रिएट करने के लिए, जीने के लिए, तब तक तो ठीक है। यहाँ दुख और परेशानी शेयर करने के लिए अगर आप सोचो, आप कहोगे वो किसी और से कहेगा ही कहेगा। तो इससे बढ़िया तो मेरे को ये मंच लगता है। आप यहाँ पे कमेंट करो, मुझे याद भी रह गया, और अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है भी ना जो मेरे दिमाग में रह गया और मैं बाद में डिस्कस भी कर रही हूँ अपने हस्बैंड से, और तो ज़्यादा किसी से कुछ होती नहीं बातें, उनसे भी कर रही हूँ ना, तो बस मैं सिर्फ ये याद रह जाता है कि एक क्वेश्चन आया था ऐसा, क्योंकि मैं नाम पढ़ती ही नहीं। यहाँ अगर मैं एक दो बार नाम पढ़ लूँ तो फिर मुझे याद रह जाएगा, या कुछ है, नाम मैं पढ़ती नहीं, तो जस्ट एक किस्सा याद रह जाता है कि हाँ, ये नहीं कि किसका है, लेकिन जो आपको पर्सनली जानता है उसको आपके नाम, आपके पति के नाम, आपके सास के नाम, घर, सबके साथ वो बात याद है, और वो बात कहीं ना कहीं कहेगा और आपके खिलाफ जाएगी ही जाएगी। इसलिए किसी से भी अपनी पर्सनल बातें शेयर करने से हमेशा बचो। आगे के लिए लाइफ में नियम बना लो, किसी से भी नहीं शेयर करनी चाहिए। आप डायरी में भी लिखते हो ना, अभी मेरे जो साथ में भी हैं मैम, मैंने उनको भी सजेस्ट किया, आप डायरी में भी अगर अपने बारे में कुछ लिख रहे हो ना, ऐसी कोई संवेदनशील बात जो आप चाहते हो कि अगर किसी के हाथ ना लगे, या किसी ने पढ़ा या देखा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है आपके बारे में, मतलब आपके लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है, तो अगर उसको दिल हल्का करने के लिए आपने डायरी में लिख भी लिया, उसको भी लिखने के बाद भाई फाड़ो, जलाओ, फेंको, इस तरीके से कि उसका फिर बचे ना अस्तित्व। अननेसेसरी किसी के हाथ वो चीज़ लगे और फिर वो आपकी जितनी इंटेंशन थी उससे भी ज़्यादा आपके सामने पलट के आए, आप बेफालतू की परेशानियों में फंसे। क्यों? क्योंकि आपका मन भारी था, आपको हल्का करना था। इससे अच्छा मुझे ये लगता है कि किसी से शेयर करने के बजाय अगर आप डायरी में लिख रहे हो तो भी उसे फाड़ के फेंको कागज़ को, यहाँ पूछ लो, यहाँ भी आपको बहुत सारी वैरायटी ऑफ ओपिनियंस मिल जाएगी। उसी पर्सपेक्टिव को एक ही तरीके से नहीं देखना, सभी तरीके से हर कोई देखने वाले लोग मिल रहे हैं, आपको कमेंट भी मिल जाएंगे उसके ऊपर, है ना? और आपकी जो कहना चाहिए एक गोपनीयता है वो पूरी बनी रहेगी। कोई यहाँ पे ये नहीं कर रहा कि हाँ जी फलां शहर के, फलां गली के, या फलां व्यक्ति की पत्नी का या बेटी का ये मैसेज है ना? तो इस चीज़ का आगे ध्यान रखना। सभी लोग जो, जिनको लगता है कि उनके पास शेयर करने के लिए कोई नहीं है तो चाहिए कोई, याद रखो हमेशा ये शेयरिंग कई बार भारी पड़ जाती है जब हम गलत आदमी से शेयर करते हैं।
तो यहाँ पर एपिसोड 148 में सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा है, जिनका मैंने नाम लेके आपको बता दिया, इसीलिए बताया ताकि वो अपना नाम सुन लें और उस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करके टाइप कर दें। मतलब कोशिश करूँगी कि मैं उनको अगले बार में जवाब दूँ। फिलहाल ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके मुझे अगले क्वेश्चन भेजना, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी सभी के जवाब देने की। फिलहाल ये वाले समझ में और अच्छे तरह सबको आए, आप इसको फॉरवर्ड कर सकते हो, किसी के काम के हों और अच्छे लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।